नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। प्राइम टाइम एट 9 में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक की। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, जो समाज के लिए एक अंधविश्वास है, लेकिन काले जादू का खेल खत्म नहीं हो रहा। आज हम आपको ब्लैक मैजिक की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केरल में कांग्रेस नेता के सुधाकरन के आवास पर काले जादू का सामान मिला है। ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये वही सामान है जिसे तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वही सामान है जिसके जरिए अंधविश्वास की काली दुनिया में काली छाया बनाने और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तंत्र मंत्र का ये सामान किसका है? कौन है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है? रात के अंधेरे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जमीन के अंदर दफन ब्लैक मैजिक का ये सामान निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें शिलालेख वाली कई मूर्तियों के साथ करीब 20 तांबे वाली प्लेटें भी हैं। कहा जा रहा है कि ब्लैक मैजिक का ये सामान केरल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कुन्नूर से सांसद के सुधाकरन के आवास से मिला है। वीडियो के बैकग्राउंड में सुधाकरन और कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन को सुना जा सकता है। सुधाकरन ने उन्नीथन को अपना संदेह व्यक्त किया कि काला जादू से उसके पैर की कमजोरी और संतुलन खोने और चिंता के दौरे का कारण हो सकता है। इस वीडियो के चलते सुधाकरन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस मुद्दे पर के सुधाकरन का कहना है कि ये वीडियो 1.5 साल पुराना है। आरोप है कि कोई शख्स जानबूझकर उन पर जादू टोना करने का प्रयास कर रहा है। केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरन ने उनके घर के गार्डन से बरामद हो रही चीजों के कारण ये दावा किया। ऐसे समय में जब एक तरफ उत्तर भारत में ढोंगी बाबाओं और उनके आश्रमों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में हैं, तो वहीं दक्षिण की राजनीति में इन दिनों काला जादू पर कोहराम मचा है। इससे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार भी सरकार गिराने के लिए काला जादू किए जाने का आरोप लगा चुके हैं। साल 2011 में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए काला जादू करवाने का आरोप लगा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने शांति के लिए अपने पुजारियों और ज्योतिषियों की सलाह पर मंदिरों में अनुष्ठान भी करवाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद से जनता में भारी आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हत्या को लेकर सियासत भी जारी है। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीएसपी नेता का कातिल कौन? सीसीटीवी से मिलेगा पुलिस को सुराग। सड़क पर लोगों की भीड़ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें तमिलनाडु के पेरंबूर की हैं, जहां लोग बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कल शाम 7 बजे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आर्मस्ट्रांग की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हत्या के इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। वीडियो में आप कुछ लोगों को भागते हुए देख रहे होंगे। ठीक इसी वक्त इस जगह पर आर्मस्ट्रांग पर हमलावर हमला कर रहे थे, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए और वहां से भाग निकले और बेखौफ हमलावर लोगों की भीड़ के बीच बिना डरे चाकुओं से आर्मस्ट्रांग पर हमला करते रहे। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कंधे पर बैग लिए ये युवक हमले को देखकर वहां से भाग रहा है। महज कुछ सेकंड में बाइक से आए हमलावर आर्मस्ट्रांग पर हमला करते हैं, फिर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन भागते वक्त 6 हमलावर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। हमलावरों को सीसीटीवी में आप साफ देखा जा सकता है कि कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से भागते हैं।
तस्वीरों में आप दो बाइक देख रहे हैं, जिसमें एक बाइक पर दो हमलावर सवार हैं और एक हमलावर दूसरी बाइक को चला रहा है और इसी बीच चौथा हमलावर भागते हुए वहां आता है। जल्दीबाजी में अपनी बाइक पर बैठना चाहता है, लेकिन बाइक पर जगह न होने की वजह से दूसरी बाइक पर बैठता है और भाग जाता है। चारों हमलावरों के भाग जाने के तुरंत बाद एक और बाइक पर बैठे दो हमलावर वहां से भाग रहे हैं। आर्मस्ट्रांग को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच के लिए स्पेशल टीमें गठित की हैं। Probe all the various angles where there seems to be some inputs. All the other accused who are part of this crime and who are involved in this will be brought to books. आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद से सियासत गर्मा गई है। हत्या के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि वह रविवार को चेन्नई जाएंगी और मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हत्या पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी आर्मस्ट्रांग की हत्या पर शोक जताते हुए हत्यारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी ने इस वारदात के बाद राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है। एमके स्टालिन सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग इस हत्या के खिलाफ सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और कल जब मायावती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगी तो सियासत और भी गर्मा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। इंडी गठबंधन भले ही सत्ता के शिखर पर ना पहुंच पाया हो, लेकिन चुनावी नतीजों ने विपक्ष में एक नई जान फूंक दी है और इस नतीजे से सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है कांग्रेस। संसद सत्र में आक्रामक दिखे राहुल गांधी अब बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। संसद में दिए बयान पर सबसे पहले बवाल गुजरात में ही शुरू हुआ था और आज राहुल गांधी ने केवल वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, बल्कि बीजेपी को सीधी चुनौती भी दे डाली है। उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे। 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के लिए सेटबैक रहा तो विपक्ष के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर रहा है। और इस नतीजे के बाद सबसे अधिक एक्शन में कोई है तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संसद के अंदर और बाहर राहुल बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के बाद राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। वही गुजरात जो पीएम और गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है। और गुजरात के अहमदाबाद पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी को सीधे चुनौती दे डाली। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन राहुल गांधी आज से ही कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के लिए प्रेरित कर आए। बीते 10 साल से ये बीजेपी का वर्किंग स्टाइल रहा है। जब बीजेपी एक चुनाव खत्म करती है और अगले ही दिन से आगे के चुनाव में जुट जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भी देर से ही सही बीजेपी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। यहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी दौरान कांग्रेस की कमी का जिक्र करते हुए सुधार की बात कही। हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं, बड़ा सा बड़ा हो, राहुल गांधी हो। हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं कहता हूं आपने सही बोला, इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था, जो आप बोल रहे हो वैसे करना था। भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 99 सीटें मिली, भले ही गुजरात में कांग्रेस को 26 में से केवल 1 सीट पर जीत मिली,
लेकिन इन नतीजों से उत्साहित राहुल गांधी गुजरात में अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का मंत्र देकर आए। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। हाल ही में लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसका विरोध सबसे पहले गुजरात में ही शुरू हुआ था। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी। ऐसा आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के पालड़ी में कांग्रेस मुख्यालय और राजीव गांधी भवन में तोड़फोड़ की। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में लगी है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर आज फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में राहुल गांधी के पुतले भी जलाए गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। हालांकि विरोध के बीच राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद और उसके बाद विधानसभा चुनाव से 3 साल पहले मिशन गुजरात को लेकर तैयारी से साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ राहुल की छवि सुधारने पर काम कर रही है, बल्कि उनका कद बढ़ाने की रणनीति पर भी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और बीजेपी का फोकस इस बार पूरी तरह से डी फैक्टर यानी कि दलितों पर है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया था। लिहाजा बीजेपी इसके लिए बड़ा अभियान चलाने वाली है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने सियासी अभियान को शुरू करने जा रही है। इस अभियान में डी फैक्टर पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें दूर हुए दलित समाज को वापस बीजेपी से जोड़ने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि इस अभियान में आरएसएस भी दलितों को बीजेपी के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इस अभियान को यूपी में तेजी देंगे। जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें बीजेपी नेताओं की आज एक बैठक हुई, जबकि दूसरी बैठक कल होगी। इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे, जिनकी कोर ग्रुप के नेताओं से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि बीएल संतोष सभी जिला अध्यक्षों से भी मिलेंगे। एससी समाज के मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर चर्चा होगी और उपचुनाव की तैयारियों पर भी बात होगी। ये भी जानकारी है कि बीएल संतोष यूपी में बीजेपी के सहयोगी पार्टियों से भी मुलाकात करेंगे और 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर रणनीति बनाएंगे। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 1918 मंडलों के मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इसमें उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। दलित और पिछड़े वर्ग के बीजेपी से दूर होने पर बात होगी। दलित और पिछड़ा को फिर से जोड़ने की रणनीति बनेगी। हारी हुई सीटों के कारणों की पड़ताल की जाएगी। मिशन 2027 के रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। यूपी के 16 मंत्रियों के काम की समीक्षा होगी। ये वो मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में सीटें नहीं जिता पाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्यों हारी, इसको लेकर बीएल संतोष समीक्षा बैठक 2 दिन लगातार करेंगे। इस दौरान बीएल संतोष उपचुनाव में क्या कुछ बीजेपी की तैयारी है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी करेंगे। आज और कल 2 दिन लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से अपनी मजबूत स्थिति में पहुंच जाए, इसको लेकर तमाम कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस बीच ये भी खबर है कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 4 सीटें चाहती है, जिसे समाजवादी पार्टी ने अभी फाइनल नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की नजर नेशनल पार्टी बनने पर है और वो हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और दोनों राज्यों में 20-20 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लड़ने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी उसके संगठन का विस्तार हो और साथ ही साथ इसके एवज में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ सीटें विधानसभा उपचुनाव में दी जाए। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में 20-20 सीटें लड़ना चाहती है और इसके एवज में कांग्रेस पार्टी को
होने वाले अभी हाल में जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें 4 सीटें देने को तैयार है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने चुनावी मिशन के तहत गठबंधन को मजबूती देना चाहती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की नजर क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनने पर है और यही वजह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से वो अपने इस अभियान को शुरू करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉनसून के दस्तक के साथ लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन पिछले एक महीने में देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जारी है और वहीं पहाड़ों में लैंडस्लाइड तो मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, आने वाले कई दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद एक तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट है, तो वहीं पहाड़ी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में मानसून की एंट्री को 1 महीना पूरा हो चुका है। जून के अंत तक मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है और अब जुलाई के शुरुआत में देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर हो रही है। ये 4 तस्वीरें पिछले 24 घंटे की है, जिससे कुदरत के क्रोध का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें टोंक के राजस्थान की हैं। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर पुल को पार कर चुका है। नदी और पुल में यहाँ अंतर करना असंभव है, बावजूद इसके ट्रक को पुल पार कराने की कोशिश की जा रही है। देखते ही देखते ट्रक पानी की चपेट में आ जाता है और अगले ही पल जल समाधि ले लेता है। बारिश के बीच मौज मस्ती के लिए देहरादून पहुंचे कुछ युवकों की जान खतरे में पड़ गई। यहां पिकनिक मनाने आए 10 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। वीडियो देहरादून के गुच्चू पानी का बताया जा रहा है। सभी युवक नदी पार कर जंगल में पिकनिक मना रहे थे, तभी तेज बारिश के बाद पानी का सैलाब आया और नदी का जलस्तर बढ़ गया। युवकों को थोड़ी देर बाद मुसीबत का एहसास हुआ। इसके बाद मौके पर राहत बचाव टीम को बुलाया गया। नदी के दोनों सिरों पर रस्सी लगाई गई और एक एक कर सभी युवकों को वहां से बाहर निकाला गया। कुदरत के क्रोध का सबसे अधिक प्रकोप पहाड़ी इलाकों में ही देखा जा रहा है। एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ जगह जगह पहाड़ों के दरकने का दौर। तस्वीरें उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बंदरकोट इलाके की है, जहां बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। पहाड़ से मलबा टूटकर नीचे सड़क पर तेजी से गिरा, जिसके बाद रास्ते को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के बाद बारिश का सबसे प्रचंड प्रहार असम में हुआ है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने की वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ के पानी की दस्तक है। यहाँ भी नदी और सड़क में अंतर करना काफी मुश्किल है। वहीं पीर बाबा दरगाह में भी पानी भरने से वहाँ इबादत करने पहुंचे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। असम के बारपेटा में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गांव के गांव पानी की चपेट में हैं। लोग पलायन को मजबूर हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के खतरे के निशान से ऊपर जाने की वजह से कई शहर टापू बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है और लोग नावों के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। पंजाब के फरीदकोट में जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह जलजमाव हो गया। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर वाटर लॉगिंग के हालात हैं। रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी की दस्तक से सबसे अधिक परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के दामोह का एक वीडियो सामने आया, जहां एक टीचर पानी में बहते बहते बच गए। गनीमत रही कि वक्त रहते मास्टर साहब को बचा लिया गया। ये घटना कहीं किसी नदी नाले या तालाब में नहीं, बल्कि उसी स्कूल के ग्राउंड में हुई, जहां रोजाना मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
जिसे इसी स्कूल के दूसरे टीचर ने बनाया और अब ये वायरल हो रहा है। देखिए ये है स्कूल के हाल, इतनी बारिश में बेहाल हुए सभी शिक्षक। बाढ़ बारिश के हालात को लेकर मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग भी मुस्तैद है, लेकिन ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरी तरह से अलर्ट रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।